सो वेलकम गाइज अगेन। और आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट। और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, जस्ट आपको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इन पास्ट ईयर ओनली होल ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड, बट nowadays we are transfusing specific component of blood to specific recipient. सो आज के टाइम में हम जोन सा पार्ट ब्लड का यानी प्लेटलेट चाहिए, किसी को प्लाज्मा चाहिए, तो उसी पेशेंट को स्पेसिफिक चीज दी जाएगी। पर पहले क्या होता था, पूरा का पूरा हमें ब्लड ही चढ़ाना पड़ता था। एक टर्म है फ्रेसिस, जिसमें क्या स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ ब्लड टेकन रेस्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज टू डोनर। सो आपको बुलाया जाएगा ब्लड बैंक में। आपका मान लो किसी को प्लेटलेट चढ़ाने हैं, तो आपकी बॉडी से ब्लड लेंगे, वो उसमें से मशीन में वो ब्लड जाता है, देन वो प्लेटलेट वहां से मशीन निकाल लेती है, बाकी का ब्लड आपको दोबारा चढ़ा दिया जाता है, जिसको टर्म को कहते हैं एफरेसिस। ठीक है, इसके अंदर ही आता है। और एडवांटेज क्या है, हमें अलग अलग करने का एडवांटेज क्या है? सो अवॉइड ट्रांसफ्यूजन ऑफ अनवांटेड कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड अवॉइड सर्कुलेटरी ओवरलोड। सो यार, किसी को अगर प्लेटलेट चाहिए, उसको हम पूरा ब्लड चढ़ा के पैक्ड आरबीसी, उसको हम आरबीसी भी दे रहे हैं, प्लेटलेट भी दे रहे हैं, देन प्लाज्मा भी दे रहे हैं। सो एक्स्ट्रा चीज क्यों देनी? तो उस चीज को ये अवॉइड करता है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा चीज दे रहे हैं तो उसका जो वॉल्यूम है पूरा ब्लड का, अकॉर्डिंग टू उसकी हाइट 5 लीटर होनी चाहिए, 6 लीटर होनी चाहिए, तो वो ज्यादा बढ़ जाएगा, उससे प्रॉब्लम हो सकती है उसको। ठीक है, देन एक है आयरन ओवरलोड। सो आरबीसी के अंदर आयरन होता है, किसी को चाहिए प्लाज्मा, उसको हम होल ब्लड चढ़ा दे रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें आरबीसी भी है, उसका बंदे का आयरन लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आयरन डिपॉजिट हो जाएगा पूरे शरीर में। देन ट्रांसफ्यूज होल ब्लड डिफरेंट कंपोनेंट टू डिफरेंट पेशेंट। इसमें क्या होता है, हम किसी बंदे का अगर एक ब्लड ले लिया, तो उससे हम 3-4 बंदों की लाइफ बचा सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी को चाहिए प्लेटलेट, तो उस होल ब्लड में से प्लेटलेट निकाल के दे दो, किसी को प्लाज्मा चाहिए तो उसको वो निकाल के दे दो, प्लाज्मा ओनली। सो ये एडवांटेजेस है प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ होल ब्लड प्रिपेयर फॉर ट्रांसफ्यूजन। सो कौन कौन से जो डिफरेंट कंपोनेंट है ब्लड के, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ट्रांसफ्यूज करने यूज करते हैं जो हम। सो कुछ तो है कॉमन और कुछ है स्पेशलाइज्ड। ठीक है, जैसे पैक्ड आरबीसी, प्लेटेड रिच प्लाज्मा, प्लेटेड कंसंट्रेशन हो गया, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेट, और कुछ स्पेशलाइज्ड हैं जो कि रेयरली बनते हैं और बनते हैं कभी कभी। ग्रेनुलोसाइट कंसंट्रेशन होगी, ल्यूकोसाइट, डिप्लीटेड आरबीसी, फ्रोजन आरबीसी, एल्बुमिन एटसेट्रा। देन यहाँ आप देखो, इससे आप समझाओगे पूरा क्या होने वाला आगे। जैसे हम एक वाइल में ब्लड कलेक्ट करते हैं, उस वाइल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सो आरबीसी सबसे भारी होते हैं, इसलिए नीचे बैठ जाते हैं, उनसे कम हल्के होते हैं प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, सो बीच में रहते हैं, और प्लाज्मा सबसे हल्का होता है क्योंकि कोई सेल है नहीं उसमें, तो वो सबसे ऊपर रहता है, जिसे सुपरनेटेंट कहते हैं हम। ठीक है, और ये नीचे होता है डिपॉजिट, जो नीचे बैठा होता है। सो इससे हम देखो यहीं पे कंपोनेंट अलग अलग हो गए हैं, आरबीसी अलग निकाल सकते हैं, प्लेटलेट डब्ल्यूबीसी अलग, प्लाज्मा अलग। यही सब प्रोसीजर आगे चलने वाला है, कुछ स्पेशल टेक्निक्स के साथ, वो देखेंगे हम। अब तो पूरे प्रोसीजर को जानने से पहले ये चार्ट बना रखा है। ठीक है, इसके थ्रू आप समझ सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। सबसे पहली बात, जो हम ब्लड बैंक में एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं, मेनली मैंने ऑलरेडी एंटीकोगुलेंट्स की वीडियो बनाई है जो ब्लड बैंक में यूज होते हैं, उसमें से जो स्पेसिफिक मोस्ट ऑफ के जो यूज होने वाला एंटीकोगुलेंट है वो है CPDA1, यानी सिट्रेट फॉस्फोडेक्सट्रोज एडेनाइन 1। सो होल ब्लड लेते हैं, उसको क्या करेंगे, हाई सेंट्रीफ्यूज करेंगे। अगर तो क्या होगा, हाई सेंट्रीफ्यूज में प्लेटलेट, आरबीसी अपने और डब्ल्यूबीसी भी नीचे आ जाएंगे। ठीक है, देन हमको क्या मिलेगा, प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, ऐसा प्लाज्मा जिसमें प्लेटलेट नहीं है। दूसरी तरफ हमें मिलेगा रेड सेल कंसंट्रेशन। ये ओनली रेड सेल कंसंट्रेशन नहीं होगी, इसके साथ हमको कुछ प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी भी देखने को मिल जाएंगे। जो अपना प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा है वो बर्न केसेस में, बर्न केसेस में वो कम हो जाता है सब कुछ, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह, तो उसमें हम प्लाज्मा चढ़ा देते हैं पेशेंट को। अब दूसरा है लो सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, हमने ब्लड आया हमारे पास, उसको हमने सेंट्रीफ्यूज किया, पर लो सेंट्रीफ्यूज किया, उसकी वजह से क्या हुआ, रेड सेल सबसे भारी, तो ओनली रेड सेल ही अलग होंगे उससे। ठीक है, और वो एनीमिया पेशेंट में चढ़ा दे जाते हैं। जबकि जो प्लेटलेट होगा वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होगा, क्योंकि हमने हल्का सेंट्रीफ्यूज किया है, तो हाई वाले आरबीसी नीचे बैठ जाएंगे, प्लेटलेट उसमें ही रहेगा अभी। देन क्या करते हैं, हम उस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को, ऐसा प्लाज्मा जिसमें प्लेटलेट बहुत ज्यादा है, उसको हाई स्पिन करेंगे, यानी बहुत तेज का सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो क्या होगा, प्लेटलेट भी बैठ जाएंगे नीचे, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्लाज्मा से तो भारी है ही है, तो प्लेटलेट नीचे बैठ जाएंगे। वो होता है प्लेटलेट कंसंट्रेशन, जहां पे ओनली हमें प्लेटलेट मिल रहे हैं, उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी जिन पेशेंट को प्लेटलेट्स की कमी है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उनमें हम चढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ बचता है प्लाज्मा। अब इस प्लाज्मा को एक तो डायरेक्टली हम किसी बर्न पेशेंट में चढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसको इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत होगी, जो इसमें प्लाज्मा में उसको मिल जाएगा।
दूसरा क्या होगा, इस प्लाज्मा को अगर हम फ्रोजन कर देंगे -20 डिग्री सेल्सियस पे 1 ईयर के लिए, तो वो हो जाएगा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जो कि बहुत सी कोagulation फैक्टर होते हैं उनकी डेफिशिएंसी में चढ़ाया जाता है। अगर उस फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो कि -20 डिग्री पे स्टोर है उसको हम थोड़ा पिघला दें, यानी थॉ यानी पिघला दें 4 से 6 डिग्री पे, तो उसमें से कुछ प्रेसिपिटेट रिलीज होगा जिसे कहते हैं हम क्रायोप्रेसिपिटेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसके लिए, फैक्टर 8 डेफिशिएंसी यानी हेमोफीलिया के लिए, या फिर दूसरा वॉन विलिबरेन डिजीज के लिए, और भी बहुत सारी चीजों में ये बहुत इस्तेमाल होने वाली चीज है। सो आगे बढ़ने से पहले कुछ इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज होने वाले हैं आगे, तो आपको देख लो इमेज ताकि माइंड में आपके बैठ जाए। सो ये है सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, ये आम मशीन है, देखी होगी सबने सेंट्रीफ्यूज। और इसमें खासियत क्या है कि एक तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है और इसका टेम्परेचर हम ऊपर नीचे मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा ये कि एक जगह पे आपको 2 बकेट दिख रहे हैं, यानी जहां पे हमको मिलेगा कि क्वाड बैग है उसके साथ, या ट्रिपल बैग है, डबल बैग है, तो हम एक को पीछे रख सकते हैं, एक को आगे रख सकते हैं, ठीक है। और बैलेंस के लिए दूसरे पेशेंट का एक सेम इस पोजीशन में रख सकते हैं। देन है प्लेटलेट शेकर और एजिटेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम प्लेटलेट बनाते हैं तो उसको एज इट इज फ्रिज में नहीं रखते हैं, उसको एक स्पेशल इंक्यूबेटर में रखते हैं जिसका टेम्परेचर 22 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे होता है। और एक स्पेशल चीज इसके अंदर ये है कि बार बार हिलता रहता है, ठीक है, ऊपर साइड साइड में ऐसे, सो दैट प्लेटलेट सेटल डाउन ना, वो मिक्स होते रहे अपने प्लाज्मा के साथ थोड़ा बहुत। दूसरी चीज है प्लाज्मा एक्सप्रेसर, यानी कि जब हमने सेंट्रीफ्यूज किया तो रेड सेल नीचे बैठ गए और प्लाज्मा ऊपर है। अब इस प्लाज्मा को दूसरे ट्यूब में, जैसे कि डबल बैग है तो पीछे डबल बैग का दूसरा रखा हुआ है, तो इसको प्रेस करते हैं, समझ रहे हो, ये ग्लास लगा हुआ है, इससे ऊपर उठाया और हल्का से प्रेस किया तो दबाव के कारण प्लाज्मा निकल के दूसरी वाली अपने बैग में चल जाता है। एक और चीज है कि जैसे मान लो हमने प्लाज्मा और आरबीसी अलग अलग कर दिए, तो प्लाज्मा पीछे चल गया, आरबीसी यहाँ पे है, उसके बाद हम इसको काट देते हैं क्योंकि आरबीसी स्टोर होंगे 4 डिग्री पे और प्लाज्मा स्टोर होगा अपना फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा अगर स्टोर होगा तो -20 पे, तो उसको अलग कर देते हैं और फिर ये एक सील करते हैं, ठीक है। ये ब्लड बैग है ना, उसको सील कर देता है, यानी जैसे ये काटते हैं तो उसमें से ब्लड निकल सकता है, पर इससे क्या होता है कि जहां से काटते हैं वहां पे सील हो जाता है, ठीक है, वो तो ब्लड लीक नहीं हो सकता वहां से उस पाइप से। अब स्टार्ट है इंपॉर्टेंट चीज हमारी, पैक्ड रेड ब्लड सेल कैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात, ये जो स्टोर करेंगे उसको 4 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करेंगे, 35 दिनों के लिए हम स्टोर कर सकते हैं सीपीडी एंटीकोगुलेंट में, मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये। देन ये किस लिए यूज करते हैं, स्वेयर एनीमिया, जहां पे एनीमिया हो किसी पेशेंट को, एनीमिया क्या होता है, रेड सेल की कमी, तो उसको पूरा करने के लिए हम पैक्ड रेड ब्लड सेल दे सकते हैं उसको। जब भी हमने किसी पेशेंट का ब्लड कलेक्ट किया इस अपना ब्लड बैंक में, तो प्रोसीजर ये आरबीसी बनाने का है, जो पैक्ड आरबीसी, वो 8 घंटे के बीच में हो जाना चाहिए पूरा। अब होता क्या है इसमें, पैक्ड आरबीसी आर ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ सुपरनेटेड प्लाज्मा फ्रॉम सेंट्रीफ्यूज होल ब्लड। मान लो एक पेशेंट का ब्लड लिया हमने सेम इस वाइल की तरह ही, अभी तो ये सेंट्रीफ्यूज वाइल होगी क्योंकि नीचे अलग अलग बैठ गए, सेम ऐसी बैग आया, हमने उसे सेंट्रीफ्यूज किया मशीन से जो मैंने आपको पीछे दिखाई, तो क्या होगा, आरबीसी नीचे बैठ जाएंगे, प्लाज्मा आ जाएगा ऊपर। फिर प्लाज्मा एक्सप्रेसर जो मैंने आपको बताया था ना, उसमें इसको रखते हैं और दबाते हैं हल्का सा, तो प्लाज्मा सारा आके सेटेलाइट बैग में आ जाता है। ये भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है बैग इससे पिछली वीडियो में, कि जो प्राइमरी बैग होता है जिसमें फूल ब्लड कलेक्ट करते हैं, बाकी जो उसके साथ लगे होते हैं वो होते हैं सेटेलाइट बैग। सेटेलाइट बैग इसके साथ एक लगा है तो उसे कहेंगे सेटेलाइट बैग 1। उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ओनली रेड ब्लड सेल रह गए और पूरा का पूरा यहाँ चलेगा। जो हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं उसकी कुछ खासियत है, 3800 से 4000 के बीच में सेंट्रीफ्यूज करते हैं हम इसको। यहाँ पे खास बात ये है कि 38 to 4000 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अलग अलग लैब्स में अलग अलग प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू सेंट्रीफ्यूज है जो उसकी रेडियस कितना है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। उसी के हिसाब से 5 to 7 मिनट टाइमिंग और टेम्परेचर होगा जो सेंट्रीफ्यूज करते वक्त वो होगा 4 डिग्री कोल्ड सेंट्रीफ्यूज में, अदरवाइज ये हमारे सेल खराब हो जाएंगे, ठीक है। अब जो हमको मिलेगा सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ये जो हमको आरबीसी मिल रहा है, इसके अंदर क्या होगा 70 to 80% इसमें हमको आरबीसी देखने को मिल जाएंगे। 20 to 30% 3 लिखा है यहाँ पे, 30% एक्चुअली है वो हमको प्लाज्मा देखने को मिल जाएगा। देन कुछ अमाउंट में प्लेटलेट डब्ल्यूबीसी भी होते ही होते हैं, ठीक है, जितना मर्जी सेंट्रीफ्यूज कर लो उसको। अगर उसी बैग की 1 यूनिट किसको देते हैं तो उसका ब्लड 1 ग्राम बढ़ जाता है, यानी किसी का 12 ग्राम एचबीआर है तो 13 हो जाएगा वो, तो इसका एडवांटेज है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, तो इसको स्टोर करते हैं हम रूम टेम्परेचर पे जो कि 20 से 24 डिग्री सेल्सियस है हमारा, विद एजिटेटर। एजिटेटर मैंने बताया आपको एक इंक्यूबेटर की तरह एक स्पेशल ये मशीन होती है जिसमें प्लेटलेट हिलते रहते हैं
देन 72 घंटे के लिए इसको हम रख सकते हैं। देन ये किसको देते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो पेशेंट हो, यानी कि जिन पेशेंट में प्लेटलेट्स की कमी हो, जैसे डेंगू के केस में होता है ना, अभी सीजन आने वाला है खतरनाक तरीके से, सो उसमें हम ये देना पड़ता है हमें प्लेटलेट्स उनको। प्रिपेयर विद इन 6 आवर ऑफ कलेक्शन, तो जैसे हमने ब्लड कलेक्ट किया उसके 6 घंटे के बीच में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बना देना चाहिए, अदरवाइज खराब हो जाएगा, हमारे बनाने के काम नहीं आएगा। जो उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं उसकी कुछ खासियत है कि 1500 आरपीएम में हम, ठीक है, टाइम होगा 10 मिनट के लिए, टेम्परेचर होगा जो सेंट्रीफ्यूज का टेम्परेचर है 20 से 24 डिग्री सेल्सियस पे। सो ये क्या है, इसका जो हमारा आरपीएम है वो कम है, ठीक है। जैसे पिछले वाले में अगर देखो आरबीसी में तो वो 3800 से 4000 थी, यानी हैवी सेंट्रीफ्यूज था, तो उसमें सारे ब्लड बैठ जाएंगे, यानी आरबीसी के साथ साथ कुछ प्लेटेड डब्ल्यूबीसी देखने को मिल जाएंगे हम। पर इसमें हम स्लो सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं तो हमारे पास ओनली आरबीआई आरबीसी बैठेंगे, ठीक है। बाकी कुछ अमाउंट में प्लेटेड भी बैठ सकते हैं, पर ज्यादातर हमें आरबीसी देखने को मिलेंगे। हालांकि जो दूसरा बैग होगा जिसे हम कहेंगे पीआरपी, यानी कि हमने हल्का सेंट्रीफ्यूज किया तो उसमें प्लेटेड पड़े होंगे उस प्लाज्मा में, इसलिए इसको कहेंगे प्लेटेड रिच प्लाज्मा। इसके लिए जो बैग यूज होता है वो सीपीडी डबल बैग यूज होता है, या ट्रिपल बैग भी यूज कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है इसका कि अगर एक यूनिट हम पीआरपी किसको देंगे, किसी पेशेंट से लिया ब्लड की, तो 7 to 10,000 पर माइक्रोलीटर प्लेटलेट विद प्लाज्मा उसको चढ़ जाएंगे। अब एक चीज है प्लेटलेट कंसंट्रेशन। सो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा प्लेटलेट कंसंट्रेशन में आपको भी फर्क पता लग जाएगा। पहली बात सेम है कि स्टोर इसको 20 से 24 डिग्री सेल्सियस पे ही करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, पेपर में भी आ जाता है कि प्लेटलेट कितने डिग्री पे स्टोर होते हैं, और मैक्सिमम 72 घंटे या 3 दिनों तक इसके हम कॉन्टिन्यूस एजिटेशन पे रखते हैं, ठीक है, वो हिलता रहेगा। देन इसको किसमें चढ़ाएंगे, स्विर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पेशेंट में, यानी जिसमें कि बहुत ज्यादा प्लेटलेट की कमी है, उसको एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं चाहिए, ओनली प्लेटलेट चढ़ाने उसको। दूसरा एडवांटेज है इसकी इन चिल्ड्रन टू अवॉइड वॉल्यूम ओवरलोड। सो यानी यार छोटे बच्चे हैं उनको हम अगर पूरा का पूरा ब्लड चढ़ा रहे हैं या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा चला रहे हैं जिसमें प्लेटलेट के साथ प्लाज्मा का वॉल्यूम भी उसके अंदर जाएगा बच्चे के अंदर, तो वो डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है, इसलिए हम प्लाज्मा को रिमूव कर देते हैं। ओनली प्लेटलेट का कंसंट्रेशन, ठीक है, मतलब निचोड़ रखते हैं प्लेटलेट बच्चों को देने केस में। देन होता है प्रिपेयर विद इन 6 आवर ऑफ कलेक्शन, सेम वही चीजें 6 घंटे के बीच में बना लेना है। अब इन प्लेटलेट कंसंट्रेशन इसके अंदर having same amount of platelet as PRP but in less volume because we are removing plasma. So PRP और platelet concentration में same amount of platelet हमको मिलने वाला है, बस फर्क ये है कि PRP में हमें platelet के साथ extra amount प्लाज्मा का चढ़ाना पड़ता है, हालांकि प्लेटलेट कंसंट्रेशन में हमको प्लाज्मा रिमूव कर देते हैं। और ये जो सिस्टम होगा पूरा प्रोसीजर ये ट्रिपल बैग सिस्टम में यूज होगा, ठीक है। हमको इसके लिए करते क्या है, पहले हमें पिछले मेथड की तरह फर्स्ट वी हैव टू मेक पीआरपी बाय स्लाइड स्पिन, यानी हल्का सा घुमाना ताकि आरबीसी नीचे बैठ जाए, प्लेटलेट प्लाज्मा में ही रहे। अब इस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को यानी जो पीआरपी हमारा बना है इस बैग को हम हाई स्पिन सेंट्रीफ्यूज करेंगे। हाई स्पीड से क्या होगा कि प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा और प्लेटलेट है वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज के कारण, जो कि हम 3500 आरपीएम 5 मिनट के लिए करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लाज्मा एक्सप्रेसर की मदद से ट्रांसफर वन सेटेलाइट बैग टू सेकंड सेटेलाइट बैग लिविंग बिहाइंड द प्लाज्मा। तो हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, प्लेटलेट है जो वो इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, प्लेटलेट कंसंट्रेशन ओनली। सो स्टोर करते हैं हम इसको 20 to 24 डिग्री सेल्सियस पे 3 डेज के साथ विद कंटिन्यूअस एजिटेशन। इससे हमको 1 यूनिट अगर हम ये चढ़ा देंगे तो हमको 10,000 पर माइक्रोलीटर प्लेटलेट्स मिलने वाले हैं। अब है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। जो फ्रोजन इसका टेम्परेचर है यानी स्टोर करेंगे इसको -20 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं 1 साल के लिए, और -70 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर रख सकते हैं हम प्लाज्मा को 5 साल के लिए। और अगर इसको यूज करने से पहले मान लो हमने इसे पिघला लिया, क्योंकि ठंडा तो यार किसी पेशेंट का चढ़ाएंगे नहीं ना, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बिगड़ जाएगा, तो हम उसको क्या करते हैं थोड़ा पिघला लेते हैं लिक्विड फॉर्म में। तो उसके बाद उसको 24 घंटे के अंदर चढ़ा देना चाहिए, वो भी 4 डिग्री सेल्सियस पे रखने के बाद, अदरवाइज ये खराब हो जाएगा। देन ये किस चीज में देते हैं हम एफएफपी। सो जो 2, 7, 9, 10 फैक्टर है हमारे वो लीवर्स में ही बनते हैं, और भी जैसे फिब्रिनोजन वगैरह भी हमको लीवर में बनता है। तो अगर लीवर डिजीज होगी तो क्या होगा, कॉग्निशन फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो हम एफएफपी चढ़ाते हैं पेशेंट में ताकि उसको पूरे कॉग्निशन फैक्टर मिले। डीआईसी डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, इसके अंदर भी क्या होता है, बॉडी के अंदर क्लॉट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। क्लॉट बनाने के लिए कॉग्निशन फैक्टर जो होते हैं वो सारे क्लॉट बनाने में यूज हो जाते हैं। तो अब उस पेशेंट में जो कॉग्निशन फैक्टर बचते नहीं है, तो उनको प्रोवाइड करता है एफएफपी।
इम्यूनोडेफिशिएंसी के केस में भी हम इसको एफएफपी देते हैं, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन होते हैं। तो जिसके शरीर में इम्यूनोग्लोबिन नहीं है तो हम प्लाज्मा देते हैं ताकि वो इम्यूनोडेफिशिएंसी से लड़ सके। सो एफएफपी हम बनाते कैसे हैं? जो आरपीएम होता है सेंट्रीफ्यूज करने के लिए, वो 3500 आरपीएम यानी हैवी सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जिसके कारण सारे सेल एक तरफ बैठ जाते हैं, प्लेटलेट, प्लाज्मा, डब्ल्यू सब एक तरफ बैठ जाते हैं। ओनली हमको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देखने को मिलता है। और जो टाइम होता है 5 मिनट के लिए, और जो स्पीड, जो जहां घुमाते हैं सेंट्रीफ्यूज में, उसका टेम्परेचर होगा 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो स्टोर कब करेंगे? फिर देखो सेम वही प्रोसीजर है कि हमने सेंट्रीफ्यूज किया तो सारे सेल यहाँ बैठ के प्लाज्मा हमको यहाँ रहेगा। इस प्लाज्मा को हम फिर स्टोर कर देते हैं -20 डिग्री सेल्सियस पे या उसके कम, यानी -70 पे भी, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। ये तो खत्म ही बात। अब है कि जैसे ही किसी पेशेंट को चढ़ाना है उससे पहले क्या करते हैं? सो देन एट द टाइम ऑफ यूज एफएफपी, तो एफएफपी को यूज करने के टाइम पे क्या करना होता है? बिफोर यूज थॉ एट 37 डिग्री सेल्सियस इन वाटर बाथ। तो ये फ्रिज में जमा हुआ है तो 37 पे इसको वाटर बाथ पे रख देते हैं, देन वो थोड़ा पिघलता है यानी थॉ होता है। उसके बाद इसको इमीडिएटली यूज भी कर सकते हैं, या फिर अगर पेशेंट को 2-3 घंटे में चढ़ाना है तो हमको स्टोर कर सकते हैं इसको 24 घंटे के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पे। आफ्टर 24 आवर लेबाइल फैक्टर होते हैं कुछ, ठीक है, स्टोरेज लेबाइल होते हैं कुछ, कुछ हीट लेबाइल होते हैं। सो मेनली 5 और 8 जो होगा उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और यही हमको एफएफपी में देना होता है पेशेंट को। सो इससे हमको क्या मिलता है? अगर किसी पेशेंट को हम 1 यूनिट प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चढ़ाते हैं तो उसको फैक्टर 8, फैक्टर 9 एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर मिल जाएंगे, और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन भी जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन यानी इम्यूनोग्लोबुलिन एटसेट्रा, ये उसको मिल जाएंगे जो भी प्लाज्मा में होता है। अब एक चीज है क्रायोप्रेसिपिटेट, सेम वही फंडा है, बस इसमें भी यही चीज है कि उसमें क्या होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसमें प्लाज्मा को हटा देते हैं, ओनली एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, ओनली निचोड़ निकाल के पेशेंट को चढ़ाते हैं, ठीक है। तो फ्रोजन हम सेम -20 पे 1 साल के लिए, -70 पे 5 साल के लिए। यहाँ पे देखने वाली बात है कि यूज करने से पहले जब हम थॉ करते हैं तो पिछले वाले में हम उसको 24 घंटे तक, ठीक है, ये देखो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में 24 घंटे तक 4 डिग्री पे रख सकते हैं, पर क्रायोप्रेसिपिटेट में उसको 6 घंटे तक ही रख सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस में, उसके बाद वो खराब हो जाएगा। 6 से 8 घंटे में बना देना चाहिए ये। अब है कि किन किन पेशेंट में हम क्रायोप्रेसिपिटेट देते हैं? हेमोफीलिया ए, वॉन विलियमन डिजीज में, फिब्रोजन डेफिशिएंसी, पीडियाट्रिक पेशेंट। पीडियाट्रिक पेशेंट क्यों? क्योंकि बच्चों में क्या होगा, अगर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा। यहाँ पे हम ओनली निचोड़ दे रहे हैं तो स्पेसिफिक जो चीज देनी है उसको बच्चे को वही दे पाएंगे हम उसको, ठीक है। तो पीडियाट्रिक पेशेंट इन बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें होता क्या, सेम वही प्रोसीजर है कि जो हमारा एफएफपी बन रखा, तैयार रखा -20 डिग्री सेल्सियस पे, उस फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को हम थॉ करते हैं 4 डिग्री पे, ठीक है। थोड़ा पिघला देंगे उसको, कितने डिग्री पे? 4 डिग्री पे। 4 डिग्री पे जैसे उससे थोड़ा सा पिघला रहे हैं हम, जिसे थॉ कहते हैं, फिर उसके बाद उसमें से कुछ प्रेसिपिटेट निकलना स्टार्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको सेंट्रीफ्यूज भी कर सकते हैं अच्छी तरह दिखाने के लिए, अदरवाइज रिमूव कर सकते हैं हम सुपरनेटेंट, उसका ऊपर का हिस्सा निकाल लेंगे, और नीचे जो बचेगा हमें रेस्ट ऑफ प्रेसिपिटेट जो नीचे बचने वाला है उसको हम -20 पे रीफ्रोजन कर सकते हैं। वही सेम चीज -20 पे हम उसको रीफ्रोजन कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ, हमने ऊपर का सारा निकाल दिया, और प्लाज्मा के अंदर जो फैक्टर थे, यानी हेमोफीलिया के लिए 8, वॉन विलियमन, फिब्रोजन और भी कुछ बहुत सारी चीजें, तो वो सब प्रेसिपिटेट हो गए, यानी थोड़े से में नीचे बैठ गया, वो उसको हम रिफ्रोजन कर देते हैं। सेम प्रोसीजर है कि यूज करने से पहले, बिफोर यूज, उसको भी थॉ करना पड़ता है 37 डिग्री सेल्सियस पे। आफ्टर थॉइंग यूज इमीडिएटली और स्टोर एट 6 आवर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या तो इमीडिएटली यूज करो थॉ करने के बाद, या 6 घंटे तक उसको रख सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो उम्मीद है आपको पता लगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस एक सिंपल मैं बता रहा हूँ, यही है कि उसमें प्लाज्मा होता है, इसमें प्लाज्मा को हम मोस्टली रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब है ल्यूकोसाइट डिप्लीटेड आरबीसी। सो यार जो हमारे पैक्ड आरबीसी होते हैं ना, उसमें मैंने बताया कि सम अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी आ ही जाता है, ठीक है, जितना भी सेंट्रीफ्यूज करें हम। अब ये जो अब ये ऐसा जो आरबीसी, हम पैक्ड आरबीसी जिसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी भी है, वो हम किसी पेशेंट को चढ़ाएंगे विच में कॉज इन्फेक्शन इन रिसिपिएंट और पेशेंट, तो वो इन्फेक्शन कर सकते हैं। और जो सबसे कॉमनली इन्वॉल्व होता है इन इन्फेक्शन में कि ल्यूकोसाइट के थ्रू आया, वो है सीएमवी यानी साइटोमेगालोवायरस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पेपर में भी आ जाती है कि विच इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय ड्यूरिंग ट्रांसमिशन बाय डब्ल्यूबीसी, तो साइटोमेगालोवायरस। सो डब्ल्यूबीसी आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। सो इसको समझने के लिए आप इमेजिन करो, जैसे हम आटे को छानते हैं तो जो आटे के दाने छोटे छोटे होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, ठीक है। यानी आरबीसी का साइज अपने ल्यूकोसाइट के यानी डब्ल्यूबीसी के साइज से छोटा होता है, तो वो पास आउट हो जाते हैं नीचे, और जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है वो इस फिल्टर में अटक जाता है। तो ऊपर ये ब्लड बैग लगा हुआ पैक्ड आरबीसी का, इसमें से ग्रेविटेशन के थ्रू ये सारे देखो नीचे जा रहे हैं, यहाँ से
आरबीसी तो पासवर्ड हो जाएंगे, डब्ल्यूबीसी यहाँ पे अटक जाएंगे। फाइनली जो हमको मिलेगा वो मिलेगा लिकोसाइड रिड्यूस आरबीसी, जिसके अंदर लिकोसाइड बहुत ही कम मात्रा में होंगे, यानी 99.9% निकल जाते हैं। 1% अगर चला गया तो चला गया। फ्रोजन आरबीसी, सो मैंने आपको बताया एंटीकोगुलेंट वाली वीडियो में, जो ब्लड बैंक में यूज हो रहे हैं एंटीकोगुलेंट, कि कई बार हमको आरबीसी को फ्रोज करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो हम उसको किसमें फ्रोज करते हैं? ग्लिसरॉल में, ताकि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। होता क्या, आरबीसी को हम ग्लिसरॉल में डालेंगे और -70°C पे हम 10 साल तक भी रख सकते हैं उसको फ्रोज करके, ठीक है। उसके बाद उसको अगर हमें यूज करना है तो सबसे पहले क्या करना है, थॉ एट 37°C बिफोर यूज, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं डीग्लाइसरोलाइज्ड, यानी ग्लिसरॉल को रिमूव करना। होता क्या उसके अंदर कि हम सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं तो आरबीसी तो बाहर ही है, वो नीचे बैठ जाएंगे थॉ करने के बाद, और जो ग्लिसरॉल है वो हल्का होता है तो ऊपर रहेगा, तो हम रिमूव कर देंगे ऊपर वाले को सुपरनेटेंट, जो कि ग्लिसरॉल है। उसके बाद जो आरबीसी है उसको हम थोड़ा धोएंगे, किससे धोएंगे? सलाइन से, ठीक है। वॉश विद सलाइन, नॉर्मल सलाइन से, जिसकी वजह से आरबीसी में कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर पानी से धोएंगे तो आरबीसी फट जाएंगे। नाउ यूज दिस आरबीसी बिफोर 24 आवर। अब हम जो आरबीसी है इसको यूज कर सकते हैं 24 घंटे से पहले पहले किसी पेशेंट में। अब ये इतना ये प्रोसीजर करना क्यों? सो एक तो है कि रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं जो वो एट ए टाइम हमें ढूंढने पड़ते हैं। इससे पहले ही वो क्या करते हैं कि जो मिल गया, मान लो बॉम्बे ब्लड ग्रुप में ही बहुत रेयर होता है, तो भाई उसे आरबीसी ले किसी बंदे से और वो स्टोर करके रख दिए, ताकि किसी को चाहिए हो 10 साल के बीच में तो डायरेक्ट दे सकते हैं। दूसरा ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन, सेम वही है, किसी का रेयर ब्लड ग्रुप हो तो दूसरे पेशेंट को यार ढूंढना पड़ेगा, मिले ना मिले तो पहले ही पेशेंट चला जाता है कि मेरी सर्जरी होनी है यार, आप उससे ब्लड ले लो और इसे आप रख लो, या तो ऐसे फ्रोजन कर दो या क्या भी कर दो, मतलब मेरे खुद के यूज के लिए आ सकता है ये काम। तीसरा मैसिव ट्रांसफ्यूजन, यानी कि जैसे कोई कहीं पे कोई दिक्कत होगी, एट ए टाइम कितने पेशेंट हम ढूंढने कि भाई ये आप ब्लड डोनेट कर दो, आप ब्लड डोनेट कर दो। तो जो ब्लड बैंक होता है उसके पास पूरा एकदम स्टोरेज होती है आरबीसी की, फ्रोजन आरबीसी की, ताकि हम कभी भी अगर दिक्कत हो तो जल्दी से जल्दी सामान निकालना, जैसे मिलिट्री वार वगैरह होगी, तो इस केस में बहुत यूज होते हैं हमारे फ्रोजन आरबीसी, ठीक है। अब है ग्रेनुलोसाइट कंसंट्रेशन, तो इसमें क्या करते हैं हम डब्ल्यूबीसी का कंसंट्रेशन, यानी ओनली डब्ल्यूबीसी का निचोड़ रखते हैं। सो ये किन पेशेंट को? ये कैंसर पेशेंट में दी जाती है, ताकि वो डब्ल्यूबीसी वो कैंसर के जो सेल है उससे फाइट कर सकें, ठीक है। होता क्या, ग्रेनुलोसाइट इज ऑब्टेन्ड बाय एफरेसिस, तो मशीन के थ्रू होता है जिसको हम एफरेसिस कहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। और हम देखते कहाँ पे ग्रेनुलोसाइट कंसंट्रेशन, जब जो हमारे ग्रेनुलोसाइट है वो 500 से कम हो जाए। सो इसको स्टोर करते हैं 24°C पे और 24 घंटे के बीच में हम पेशेंट को देना पड़ता है। अब एक इंपॉर्टेंट और चीज है कि इम्यूनोग्लोबिन और एल्बुमिन, जो कि प्लाज्मा का ही एक पार्ट है, इसको कॉन इथेनॉल मेथड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी किसी का ब्लड लिया उसको इस कॉन इथेनॉल मेथड के थ्रू हमें इम्यूनोग्लोबिन एल्बुमिन अलग निकाल लेते हैं और पेशेंट को देते हैं जिनको जरूरत होती है। और इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको मेथड पता होना चाहिए कि कॉन इथेनॉल मेथड भी कोई नाम की चीज होती है इम्यूनोग्लोबिन और एल्बुमिन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ वीडियो खत्म यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको रिपीट करके देखना जिसको समझ ना आए, और अपने दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था यार ये।